हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, उसका पार्ट यानी कि लेक्चर 9 लेके आए हैं दोस्तों। तो अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम शुरुआत करेंगे लेक्चर की। टन 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 देवियो सज्जनों, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे कृपया नम्र निवेदन है कि लेक्चर नंबर 8 देख के आ जाओ भैया। लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा तो फिर 9 में ऐसे होगा, अरे यार सर क्या बोल रहे हैं रे, ओहो ऐसा भी होता है, फिर ऐसे बोलेगा तो ठीक है। तो चला आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट लेवल स्टार्ट करता हूं। थियरी है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर velocity of center of mass and derive formula of acceleration of center of mass. सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं फिर से एक बार। क्या क्वेश्चन है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो भाई, पहला ये पता फिनिश कर। एक्सप्रेशन लिख वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। सो सर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू VCM is equals to M1 V1 M2 V2 Mn Vn divide by M1 plus M2 plus Mn। ये टोटल मास हो गया। टोटल मास को इधर भेज दे तो ये भी लिख सकता है, टेंशन वाली बात नहीं है। बोल यानी वदा, नो वदा। वदा मीन्स प्रॉब्लम। एक्चुअली में शुद्ध गुजराती बोला है, वो वदो चल जाता ना, ऐसा गुजराती में बोलते हैं दोस्तों। सो कोई प्रॉब्लम, एनी वदो, नो वदो। चल स्टार्ट करता हूं दोस्तों। अब देखो क्या बोला हुआ है, डिराइव फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। एन पार्टिकल का सिस्टम है, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोस्तों। पहले तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मतलब क्या दोस्तों? कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल का कोई एक सिस्टम है, उसके बहुत सारे देखो पार्टिकल लिए हुए मैंने 1 2 3 4 ठीक है। ये जो बीच में रेड कलर का है वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं पूरा बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है जुपाक। तो दोस्तों ये वाला पार्टिकल कितनी स्पीड से दौड़ेगा? सर 5 की स्पीड से क्या बात कर रहे हो यार, बच्चे थोड़ी हम। ये वाला पार्टिकल सर 5 की स्पीड से, तो सेंटर ऑफ मास 5 की स्पीड से। तो मैं बॉडी का सिस्टम का बात करूं कि 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। दूसरा कि दोस्तों इस टाइप के मोशन में जूम जूम है ना, ये जितना स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी दौड़ रहा है, उतना स्पीड से सेंटर ऑफ मास दौड़ रहा है। ऐसा नहीं सेंटर ऑफ मास यहां बाहर निकल गया अब आगे आगे दौड़ रहा है, तो होता नहीं है, ठीक है। दूसरा दोस्तों सेंटर ऑफ मास का खासियत है कि हमने बताया था आपको कि पूरे बॉडी का मास यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो हम एक बार ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं कि पूरा बॉडी का मास यहां पे है, पूरा बॉडी का मास यहां पे है, ठीक है। अब दोस्तों पूरा बॉडी 5 से दौड़ रहा है, तो ये कितने से दौड़ रहा होगा? 5 से दौड़ रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सिस्टम का वेलोसिटी, ठीक है। एक मिनट रुको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके 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 ओके, ये दिख रहा है। चल स्टार्ट। तो दोस्तों फाइनली उसी हिसाब से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सो आई हैव एन आइडिया, ये मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे वेलोसिटी दिख रहा है। वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करो तो
डेरिवेशन करो तो डेरिवेशन ऑफ गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चला जा डिफरेंशिएट करो, जो करना हो ये। मास तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। बोलो डन है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। हाँ सर, टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम जानते हैं दोस्तों VCM dVCM by dt, dV by dt चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दोस्तों, एक्सेलरेशन। अब की बार एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से आपकी बुक में डिनोट किया है, तो कोई इश्यू नहीं है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। v1 by dt, dv1 by dt मतलब a1, dv by dt चेंज इन वेलोसिटी a ऑफ 1 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1, dv2 by dt एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2। उसी हिसाब से दोस्तों dvn by dt means an एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल, या तो पार्टिकल नंबर n, ठीक है। तो इसी को हम अच्छी तरह से लिख पाएंगे, बोल भाई, m ACM m1 a1, वेरी नाइस सर, m2 a2 mn an, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये a2 है, ये an है, और ये a1 है, लिख दिया दोस्तों। आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ NLM2, आप जानते हो NLM2 क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2 में दोस्तों हमने डिराइव किया था F = ma, है ना? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो मैं क्या F1 = m1 a1 लिख सकता हूं, F2 = m2 a2 लिख सकता हूं, और जरूरत पड़ी तो Fn = mn an लिख सकता हूं। बोल हाँ या ना, दूसरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? तो फ्रेम का लोचा हो जाता है। हाँ नहीं दिख रहा है, अच्छे बच्चों दिख रहा है, हो गया। तो Fn = mn an, तो दोस्तों ये रहा ना m1 a1 मतलब F1, तो फाइनली m ACM = F1 m2 a2 मतलब F2 zoom 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 Fn दोस्तों। तो ये है फॉर्मूला, ये है आपका थियरी। पक्का 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 क्लियर है? बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोस्तों m ACM = F1 + F2 ++ Fn, ठीक है। अब मुझे ये दिख रहा है दोस्तों कि फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स exerted on first particle, force exerted on second particle, and force exerted on n particle, ठीक है दोस्तों। तो इन सब पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम सबका सम क्या सिस्टम, टोटल सिस्टम के मास और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट जितना होता है आप होता है। तो लिख दे दोस्तों इस पर से वेक्टर सम ऑफ force exerted on all particle of system, ठीक है, is equal to what? किसके इक्वल में होगा सबका सम? टोटल मास ऑफ
of system and equals to the product of equals to product of total mass of system and acceleration of center of mass। ये आप लिख पाओ, ठीक है। इतने तक आपको एग्जाम में लिखना है, जैसा पूछे तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां तक आ गया था हमारा, m ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां तक लिखा आपने, आपको और आगे बढ़िया लिखना होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो ACM is equals to M1A1 plus M2A2 dash 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 MNAN upon M1 plus M2 plus MN। बोल हाँ या ना, ये भी लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आपकी थियरी में आगे थोड़ा दिया है तो आप लिख लेना, इनको इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, हम इसी में दूसरा थियरी ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा थियरी है डिस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों हमको इतना लॉजिक तो क्लियर हो गया कि सिस्टम एक्सेलरेट होगा ना तो इस हिसाब से एक्सेलरेट होगा। बोल हाँ या ना, हाँ सर। सिस्टम एक्सेलरेट होगा, सिस्टम एक्सेलरेट होगा तो इस हिसाब से एक्सेलरेट होगा, ठीक है सर, बराबर है। लास्ट फॉर्मूला तो है, टेंशन वाली बात नहीं। अब दोस्त ये बोल रहा हूं कि जैसे कि देखो एक सिस्टम है, कैसा भी बना दे, तेरी बुक में ऐसा बना है, जैसा बना दे, कैसा भी बना, उसमें एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। और दोस्तों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो कहीं पे होगा, ठीक है सर। मान लो कि भाई सिस्टम के पहले पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F1 है, तो मान लीजिए F1 है और ये 2 है, तो पहले पे फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। दूसरे पे फोर्स लग रहा है F2, ऐसे ड्रॉ करो ना, पहले पे फोर्स लग रहा है F1, दूसरे पे F2, ठीक है सर। गुड दोस्तों, आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर F1 and F2 are external forces acting on particle 1 and particle 2 respectively। बराबर है सर, बाहर से फोर्स लग रहे तो मैं एक्सटर्नल फोर्स बोलूंगा F1 एंड F2। दोस्तों आप देख सकते हो कि F1 1 और 2 नंबर के जो पार्टिकल हैं वो एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं। तो दोस्तों सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते होंगे। हाँ सही बात है, हाँ या ना बोलते चले एक बार, यस है ना। तो दोस्तों ये अंदर अंदर जो फोर्स लगाते हैं, मान लो कि ये 1 को 2 ने इस तरफ खींचा, ये 1 को 2 ने उस तरफ खींचा, 2 ने बोला चल आ जा, तो दोस्तों 1 पे 2 ने फोर्स लगाया F1 तो उस टाइम 1 चुप थोड़ी बैठेगा, 2 को बोलेगा तू क्या जा, तो दोस्तों 2 को इस तरफ खींचा, किसने 1 ने, 2 पर 1 ने फोर्स लगाया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे मैं ये बोलना चाहूंगा वेयर, हमारी थियरी भी हम साथ साथ में लिख रहे, टेंशन नहीं लेना भाई, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है यार, है ना। चल थियरी के साथ कंपेयर नहीं करियो यार। वेयर F12 is force acting on particle exerted, लिखना exerted on particle 1 by particle 2। F21
is a force exerted on particle 2 by particle 1। सिंपल लॉजिक है सर, कोई बात नहीं दोस्तों। तो दोनों दोस्तों F12 एंड F21 आर इंटरनल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस हैं? इंटरनल फोर्सेस है दोस्तों, अंदर अंदर लग रहे हैं, एक पार्टिकल पे एक दूसरे पे लग रहे हैं, अंदर अंदर फोर्स लग रहे हैं। और ये F12 था वो एक्सटर्नल फोर्सेस है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है। न्यूटन के थर्ड लॉ में कुछ ऐसा था, ध्यान से सुनिएगा, कि दो फोर्सेस, ये वाला इंटरनल फोर्सेस है, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। भाई 1 इस पे लगा रहा 5 न्यूटन, 2 इस पे लगा रहा 5 न्यूटन। सपोज मैं खड़ा हूं, मुझको कोई इस तरफ 5 न्यूटन से खींच रहा और दूसरा कोई 5 न्यूटन से इधर खींच रहा, तो मैं किधर जाऊंगा? बोल दो रे। इधर चला, मैं उधर चला, किधर चला? किधर भी नहीं चला सर, यहीं पे खड़े रहोगे। क्यों? 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन 0, मुझ पे लगने वाला फोर्स 0। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हालचाल इनके साथ हुआ। 1 ने 2 पे लगाया 5 न्यूटन, 2 ने 1 पे लगाया 5 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो दोस्तों इंटरनल फोर्सेस nullify each other और cancel each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों तो मैं ये बोलूं कि F नेट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर F1 प्लस F2 F12। मैं तो सारे फोर्सेस गिनूंगा, 1 2, फिर ये F1 2 F1, मुझे तो F नेट का मतलब क्या? सारे फोर्सेस का सम। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, इधर ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली F नेट मुझे क्या मिलता है? F1 प्लस F2। ओहो, F नेट क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस का सम होता है। टोटल F एक्सटर्नल। क्लियर है? तो दोस्तों F नेट की जगह पे F एक्सटर्नल लिखा होता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बोल क्लियर है? क्लियर हो रहा हूं मैं? ठीक, बोलिए समझ में आ रहा है? तो मतलब कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सिस्टम को चलाने के लिए इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल ही नहीं है। इंटरनल फोर्सेस तो एक दूसरे को मार रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्सटर्नल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट of to run the system of particle। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो देख, अब मैं मान ले एक ऐसे कॉन्सेप्ट लेता हूं, ये जो मासेस है, मान लो कि पूरे सेंटर ऑफ मास पे, पूरा मास है ना, सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा मास। ये 1 2 3 4 जितने पार्टिकल्स हैं, मैंने तो 2 पार्टिकल्स की बात की। तो देख, ये दोनों मासेस, मान लो कि पूरा मास ये सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो वाली बात, ये पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वाली सिस्टम है ना। एक मिनट देखिए, पहले बॉर्डर दिख रहा है क्या? क्लियर देखो। ओके, तो पूरा सिस्टम का मास मैं सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड गिनूं, है ना, ये वाली सिस्टम। तो देख ऐसे ही ये जो सारे पार्टिकल्स का मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड गिनूं, जुप। तो दोस्तों दोनों कहां आ जाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे आ जाएंगे दोनों पार्टिकल, 1 और 2। मान लें कॉन्सेंट्रेटेड गिनना हो तो दोस्तों अब सेंटर ऑफ मास का क्या सीन होगा? देखना, इन दोनों पे जो फोर्सेस लग रहे थे उनका क्या सीन होगा? ये दोनों कहां, मान लो कॉन्सेंट्रेटेड गिनूं मैं इसको सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास पे दोनों जने आगे देखो, ये 1 और 2, जूम। तो दोस्तों F1 ये, F2 ये, ठीक है। तो ऐसे आपकी बुक में शो किया हुआ है F1
F2 और F1, और ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे भी अंदर अंदर फोर्स लगा रहे थे। F12 इधर है, F21 इधर है। देखो ये 1 और 2 को कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ गिनूं मैं, यहाँ पे। तो देखो दोस्तों F12 इधर, F21 इधर। तो आपके बुक में डायग्राम दिया है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है F21, ठीक है। तो मैं क्या समझू दोस्तों, इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो रहा है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो दोस्तों टोटल मास ऑफ सिस्टम is concentrated on center of mass, and center of mass is moving under the effect of external forces। एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट में ये घूम रहा है। जिसको बोलो हाँ या ना बोल यार, चल हाँ या ना बोल। तो दोस्तों फाइनली बस याद कर दिया, फिनिश है। इसको आप कभी लिखना हो तो ऐसे लिख लेना MACM इज इक्वल टू, तो हम हमेशा ये जो टोटल सम लेते हैं ना, वो किनका लेते हैं दोस्तों, इंटरनल फोर्सेस का, नहीं, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का। कभी कभी F नेट की जगह पे एक्सटर्नल दिया हो तो टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है, बोल क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अभी देखो तो ये फोर्सेस का डिस्कशन था। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये फिनिश हो जाए उसके बाद लिख दो टाइप्स ऑफ फोर्स। यहाँ पे लिख देना रह गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट करते हैं। चला जाए। अब दोस्तों एक छोटी छोटी बातें करेंगे। MACM इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिखूंगा मैं कि दोस्तों पहला कि सेंटर ऑफ मास के मोशन में इंटरनल फोर्सेस का इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हुआ तो बराबर है, वो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। हमको इंटरनल फोर्सेस की जरूरत भी नहीं है सेंटर ऑफ मास के मोशन का डिस्कशन करने में, है ना। दूसरा महत्व का मुद्दा है दोस्तों, एनी टाइप ऑफ मोशन हो, कैसा भी मोशन हो, कैसा भी मोशन हो दोस्तों, सेंटर ऑफ मास इसके हिसाब से काम करेगा। किसके हिसाब से, MACM इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। डन है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का दोस्तों बिहेवियर जानना हो आपको, तो मैं बिहेवियर आपको बताता हूँ, और ये बिहेवियर आप ध्यान में रखिएगा। आगे जाके अब मैं रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने वाला हूँ इस लेक्चर के बाद, तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा सर इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर देखिए। चलिए फटाफट सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर, जैसे कि एक बॉम्ब पड़ा है, भागो, बॉम्ब पड़ा है और उसका सेंटर ऑफ मास है, बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास है। अभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, ऑब्वियसली सर बॉडी पूरा बॉम्ब रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। मान लो कि क्या हुआ, बॉम्ब फूटा, दुड़ुम करके। तो दोस्तों बॉम्ब फूटता है, मान लो उसके दो टुकड़े हो गए, एक इधर गिरा और एक इधर गिरा, ठीक है दोस्तों। दुड़ुम के बाद मतलब कि ब्लास्ट के बाद दोस्तों दो टुकड़े यहाँ पे गिरे हैं, इसके M1 नाम दे दे, M2 नाम दे दे, है ना। तो दोस्तों ब्लास्ट के बाद सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ब्लास्ट के पहले सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे ब्लास्ट के बाद भी होगा। आफ्टर ब्लास्ट सेंटर ऑफ मास इज हियर ओनली और रेस्ट पे ही होगा।
सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर समझना दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपको मैंने पहले बताया है, सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स ही इफेक्ट करता है, एक्सटर्नल फोर्स ही इफेक्ट करता है। तो इसमें दोस्तों जब बॉम्ब फूट रहा है, बूम अपने आप फूटा, बॉम्ब जुम, मतलब कि बॉम्ब के अंदर के इंटरनल फोर्सेस के कारण, बॉम्ब के अंदर इंटरनल फोर्सेस सर, अरे हाँ उसमें अंदर केमिकल होंगे, केमिकल का रिएक्शन हुआ होगा, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर क्या है, वो खाली एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर में ही इफेक्ट, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ही मोशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, बॉम्ब के अंदर के केमिकल के कारण, मतलब अंदर मतलब इंटरनल फोर्सेस लगे और उसके कारण केमिकल रिएक्शन हुआ और इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो सेंटर ऑफ मास पे तो इंटरनल फोर्सेस इफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे रेस्ट पे है, तो ब्लास्ट के बाद भी रेस्ट पे ही रहा है। ध्यान से सुनिए, फिर मैं बोलूं ध्यान से सुनिएगा। एक बॉम्ब को मैं ऐसे फेंक रहा हूं, जुप प्रोजेक्टाइल कर रहा हूं, ठीक है। रास्ते में जाके बॉम्ब फूट गया, रास्ते में जाके बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो यहां से जब मैंने बॉम्ब को फेंका था, यहां से जब मैंने बॉम्ब को फेंका था, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, बॉम्ब को फेंका था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके अचानक ब्लास्ट हुआ, अचानक ब्लास्ट हुआ दोस्तों। तो ब्लास्ट तुमने तो एक्सटर्नली तो ब्लास्ट करवाया नहीं, बॉम्ब हवा में फूटा, मतलब वही सिस्टम इंटरनल फोर्सेस के कारण फूटा, इंटरनल फोर्सेस के कारण फूटा, मतलब कि वो सेंटर ऑफ मास पे इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो बिहेवियर पहले था वही ब्लास्ट के बाद ही रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास देखो अपने रास्ते पे कहां जा रहा था, अपने इस रास्ते पे जा रहा था। तो ब्लास्ट के बाद भी दोस्तों भले ही उसके दो टुकड़े हो जाए, झुम 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 झुम, एक टुकड़ा एक दूसरा टुकड़ा, लेकिन दोस्तों सेंटर ऑफ मास तो यही मूव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? लॉजिकल बातें बोल रहा हूं दोस्तों। सेंटर ऑफ मास तो उसी रास्ते पे मूव करेगा। क्यों दोस्तों? मैंने आपको फिर से समझाया, एनी टाइप ऑफ मोशन सेंटर ऑफ मास इज ओनली इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें भी इंटरनल फोर्स था जिसके कारण ब्लास्ट हुआ, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे है। इसमें भी दोस्तों इंटरनल फोर्सेस के कारण रास्ते में ब्लास्ट हुआ, तो सेंटर ऑफ मास जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो दोस्तों, ऐसे ही आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि रेडॉन है, रेडॉन, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास इस रास्ते पे है। अब ये मैंने ऐसे उसको फेंका है ऐसे, तो इस रास्ते में जाके यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो उसके दो पार्टिकल मिल गए मुझे, एक He और एक रेडॉन, He और रेडॉन, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये रेडॉन है और ये रेडियम, सॉरी रेडियम। अब दोस्तों सेंटर ऑफ मास कहां पे? तो सर ये जो रेडॉन है वो ब्लास्ट हुआ इंटरनल फोर्सेस के कारण ब्लास्ट हुआ, है ना, ठीक है। तो दोस्तों उसका सेंटर ऑफ मास इसी रास्ते पे होगा, भले ही ब्लास्ट होने के बाद दो टुकड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, सेंटर ऑफ मास भाई ब्लास्ट होने के बाद ये सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा? सिस्टम बनेगा दो पार्टिकल का कि नहीं बनेगा? तो उसका सेंटर ऑफ मास तो कहां होगा? इसी रास्ते पे होगा, यहीं पे होगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास को इंटरनल फोर्सेस इफेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों, मान लो कि यहां पे स्टेडी है, अब स्टेडी है, रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो उसके दो टुकड़े हुए ब्लास्ट होने के बाद, रेडॉन और हीलियम, ठीक है। अब दोस्तों अब बताइए सेंटर ऑफ मास कहां होगा ब्लास्ट के बाद? सर यहीं पे, आफ्टर ब्लास्ट सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा और रेस्ट पे होगा। बोल हाँ या ना? क्यों दोस्तों? क्योंकि बॉम्ब फूटा है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण, है ना, और इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास को कोई इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। तो ये है सब काम था सेंटर ऑफ मास का और एफ एक्सटर्नल का, फोर्सेस के बारे में जानकारी दी आपको, और एक्सेलरेशन क्या होता है सेंटर ऑफ मास का।
वो भी आपको जानकारी। दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो कंटिन्यूअस देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।